हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण हो जाता है, इसके जो पवन सीरीज के लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे। आज जो क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं, जैसे कि 2016 से लगा के 2022 तक के सभी पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के यानी प्रयासों पर प्रकाश डालें। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। वाहित मल को नदियों में नहीं बहाना चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबिंब लगाना चाहिए। कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। औद्योगिक कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को सीधे सीधे नदियों में नहीं बहाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। बात एक ही हो जाती है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है या इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसका आंसर आपको ऐसे ही देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार उसके 5 कार्य इस प्रकार है। सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना तथा आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। 3rd नंबर पर हो जाता है राष्ट्रीयों के आत्मनिर्णय की प्रक्रिया को तेज करना तथा उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को विघटित करना। 4 नंबर पर हो जाता है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना। 5th नंबर पर हो जाता है कुछ समय पश्चात इसके कार्यों में निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन हो जाता है सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं, कार्य बताएं। ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इस परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति बनाए रखना तथा प्रत्येक राष्ट्र की सरकार से शांति स्थापित करने में सहयोग प्राप्त करना है। स्थायी सदस्यों में किसी एक सदस्य की किसी विषय पर असहमति होने पर निर्णय रद्द हो सकता है। निशस्त्रीकरण की नीति को समझाएं। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों को कम करना की नीति का समर्थन किया। शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व को विनाश से बचाने के लिए भारत ने आणविक शक्ति का घोर विरोध किया। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। देश में जनगणना कब से प्रारंभ हुई, जनगणना का महत्व बताएं। भारत में जनगणना सन 2001 का कार्य अपने आप से एक युगांतकारी एवं ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यह 21वीं शताब्दी तथा 3री शताब्दी में होने वाली पहली जनगणना है। यानी सहस्राब्दी 2011 की जनगणना 1872 के बाद से भारत की 15वीं जनगणना है। कब से? तो 1872 के बाद से भारत की कौन सी है? तो 15वीं जनगणना हो जाती है। जनगणना का महत्व, आर्थिक महत्व क्या है? जनगणना से देश की आर्थिक प्रगति की प्रवृत्ति ज्ञात होती है। इससे जनसंख्या का व्यावसायिक ढांचा ज्ञात होता है। इसके आधार पर परिवार नियोजन एवं खाद्य समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये पता चल जाता है कि कितने लोग हैं, किस तरह से क्या होना चाहिए, किस तरह से जो खाद्य सामग्री है उसकी कमी है या उसकी मतलब ज़्यादा तो है ही नहीं, क्योंकि लोग असीमित है, क्योंकि बहुत सारे लोग जितने जैसे रोज़ ही जन्म लेते हैं, तो जिस तादाद में चीज़ें हैं उस तादाद में संख्या ज़्यादा है।
ठीक है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन जनगणना से यही पता किया जाता है। सामाजिक महत्व, जनगणना से सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह इत्यादि का पता चल जाता है। इससे महामारी और असंतोषजनक स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें दूर करने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसी के आधार पर ग्राम एवं नगर के विकास की योजनाएं भी बनाई जाती हैं। राजनीतिक महत्व, जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। इसी के आधार पर SC ST पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नियम बनाए जाते हैं। जनगणना के आधार पर ही भारत में भाषावार प्रांतों का निर्माण किया गया है। यथा 1961, कब, तो 1961 की जनगणना के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा प्रांतों को भाषा के अनुसार विभाजित किया गया है। गैर सरकारी संगठन से आपका क्या तात्पर्य है या क्या आशय है, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। गैर सरकारी संगठन यानी NGO ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को कहा जाता है जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में ना तो कोई अंतर सरकारी करार होता है और ना ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। गैर सरकारी संगठनों NGO की समिति 21 जून 1946 के संकल्प 3(11) के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कमेटी स्थापित की गई। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे परिषद को प्रेषित करती है। इस कमेटी में 19 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 19 सदस्य होते हैं। गैर सरकारी संगठन यानी जो NGO का व्यवहारिक स्तर क्या है, समझाएं। गैर सरकारी संगठनों की प्रासंगिकता आज उनके सलाहकारी संबंधों से आकी जाती है। यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय गैर सरकारी, अलाभकारी, लोक या स्वैच्छिक संगठनों के रूप में स्थापित हो सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों के उद्देश्य एवं लक्ष्य आदि स्तर के हैं। तो ऐसे संगठन को सलाहकारी स्तर पर योग्य होने के लिए एक गैर सरकारी संगठन के लिए आवश्यक है कि उसका अस्तित्व 2 वर्षों से रहा हो, उनका एक स्थायी मुख्यालय हो। अब देख लेते हैं गैर सरकारी संगठन NGO की व्यवस्था, शिक्षा, खाद्य एवं कृषि विकास के अंतर्गत भूमिका पर प्रकाश डाले। अथवा इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, गैर सरकारी संगठन से आपका क्या आशय है, समाज के विकास में इसका क्या योगदान है। गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से जो भी कार्य करते हैं उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कार्य, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विभिन्न संगठन स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को कर रहे हैं, जिसमें यूनिसेफ का नाम प्रमुख हो जाता है। शिक्षा संबंधी कार्य, शिक्षा संबंधी कार्यों को वैश्विक परिदृश्य में सुलभ कराने का दायित्व संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी यूनेस्को निभा रही है। यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा देशों में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को विकसित करने तथा समुन्नत विकास कार्यों के लिए कृत संकल्पित है। खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य, गैर सरकारी संगठनों के कार्यों में खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य भी किए जा रहे हैं। भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने, ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने, सिंचाई के साधनों को विकसित करने तथा खाद्य समस्याओं को व्यवस्थित करने, राजस्थान के भूमि क्षरण को रोकने में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। यह संगठन कृषि विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। विविधता में एकता से अभिप्राय, हमारे देश में बहुत विविधताएं देखने को मिलती है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषाओं, धर्मों तथा संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, जिनकी वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज तथा परंपराओं में अनेक विविधताएं हैं। इन विविधताओं के होते हुए भी भारत के लोगों में पारस्परिक प्रेम, त्याग एवं भाईचारा दिखाई पड़ता है। संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भौगोलिक विविधता में एकता को स्पष्ट कीजिए। भौगोलिक बनावट के आधार पर हम देखते हैं कि भारत में कहीं हिमालय जैसे पहाड़ हैं तो कहीं थार के मरुस्थल जैसे रेगिस्तान हैं। दक्षिण में पठार, पूर्व में पहाड़ी
भाग तो मध्य क्षेत्र में औद्योगिक तथा कृषि प्रदेश, मैदानी पहाड़ी पठारी तथा तटीय प्रदेशों के लोगों का रहन सहन, पहनावा तथा खान पान एवं त्योहार आदि में विविधता देखी जाती है। भारत इन विविधताओं के बावजूद भी एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है तथा सहनशीलता एवं समायोजन की भावना हर क्षेत्र में परिलक्षित होती है। हिमालय पर्वत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह श्रृंखला लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है। यह पश्चिम में सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक चाप की आकृति में है। कश्मीर में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में नाम चापका तक इस श्रृंखला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के दक्षिण में महान हिमालय की पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सर्वोच्च शिखर वाली सबसे लंबी श्रेणी है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा या चामोलुंगसा लुंगमा हो जाता है 8850 मीटर। इसी श्रेणी में नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा इस श्रेणी का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो सिक्किम में स्थित है। मकालू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि अन्य प्रमुख पर्वत शिखर है। ये पर्वत शिखर संपूर्ण वर्ष हिम से ढके रहते हैं। इस श्रेणी में अनेक हिमनद तथा दर्रे पाए जाते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक, औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर है। महाभारत, लेक, पीर पंजाल, धौलाधर, चूरियों और मसूरी श्रेणी मध्य हिमालय के भाग है। काठमांडू घाटी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी तथा कश्मीर घाटी, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, इसी पर्वत श्रेणी में है। हिमालय पर्वत का जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बीच का भाग, पश्चिमी हिमालय, उत्तरांचल तथा नेपाल में विस्तृत भाग, मध्य हिमालय तथा पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। भाग पूर्वी हिमालय कहा जाता है। आतंकवाद क्या है, इसको समाप्त करने के उपाय बताएं। आतंकवाद यानी कोई संगठन अथवा दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करता है तो क्या कहलाता है, तो आतंकवाद कहलाता है। सामान्य रूप से आतंकवाद रोकने के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। नंबर 1 हो जाता है विभिन्न जातियों के मध्य प्रेम एवं सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए जिससे वह एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करें। सेकंड हो जाता है राजनीतिक पार्टियों को अपने लाभ के लिए अनुचित संगठन एवं आंदोलन की अनुचित विधियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। अब हो जाता है क्वेश्चन आपका हो जाता है ये, अभी आपके कई क्वेश्चंस है। टिप्पणी लिखिए सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना, ये सांप्रदायिकता होती है। उसके कल्याण के लिए सोचना तथा दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना रखकर उसे हानि पहुंचाकर अपने संप्रदाय का कल्याण समझना ही सांप्रदायिकता है। संक्षेप में लोगों द्वारा अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ माना तथा दूसरे संप्रदायों से घृणा करना सांप्रदायिकता कहलाता है। यह देश की अखंडता और एकता में बाधक है। इसे समाज में वैमनस्य और अशांति फैलती है। निम्नलिखित उपायों के द्वारा इस भयानक समस्या को दूर किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार किया जाए जिससे लोगों का दृष्टिकोण व्यापक हो सके। सेकंड नंबर पर हो जाता है राष्ट्रीय पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाए जिससे सभी संप्रदायों के प्रति भाग ले। थर्ड नंबर पर हो जाता है शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जो राष्ट्र प्रेम एवं भावात्मक एकता से ओतप्रोत हो। धार्मिक कट्टरवाद के दोषों को भी दूर किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता विरोधी वातावरण तैयार करने में संलग्न समाज सेवी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में व्याप्त विद्वेष स्वतः कम होता जाएगा। गरीबी को परिभाषित कीजिए। भारत में गरीबी की परिभाषा पौष्टिक आहार के आधार को लेकर दी गई है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार किसी व्यक्ति को गांव में 2400 कैलोरीज प्रतिदिन व शहर में 2100 कैलोरीज प्रतिदिन नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि वह गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है।
भारत की जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है। भारत की जनसंख्या नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा सेवाओं तथा पुनर्जन्म योग्य बनाने वाली सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था है। माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को महत्व देना। लड़कों एवं लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाकर क्रमशः 21 व 28 वर्ष करना। 4 राज्यों को दी जाने वाली, यानी 4 नंबर पर हो जाता है, राज्य सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का 8% विशेष रूप से परिवार कल्याण कार्यों के निष्पादन तथा सफलता से संबंधित करना। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रचार। अब देख लेते हैं बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। बेरोजगारी जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में उत्पादन की कमी तथा रोजगार के अवसरों में कम वृद्धि होती है, इसलिए बेरोजगारी लगातार बढ़ती जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या तो बढ़ती है लेकिन उस अनुपात में जो वर्क होते हैं वो नहीं दे मिलते हैं जनसंख्या, क्योंकि देखिए जनसंख्या बहुत है। अब ये कहें कि सभी को रोजगार मिल रहा है तो सभी को रोजगार नहीं मिल रहा है, और यही क्या है, यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। तो क्या कहा गया है कि जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में उत्पादन की कमी, की जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। भारत में व्याप्त अशिक्षा भी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आज के मशीनी युग में शिक्षित और कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज़ तो सही है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी भी जीविका नहीं चल रही है। ये चीज़ आप लोग सभी लोग परिचित है, क्योंकि लोग पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मुहैया हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये बेरोजगारी का सबब ही हो जाते हैं। बेरोजगारी के कारण क्या है, तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानव बल की कुशलता तथा क्षमता पर अपर्याप्त बल देना, दोषपूर्ण शैक्षिक ढांचा, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक व पूंजीगत संसाधनों की अपर्याप्तता, पूर्वाग्रह से ग्रस्त सामाजिक ढांचा, ये सब हो जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, आपके कुछ ही बचे हुए हैं अभी। भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालें। भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर से आशय 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृत व्यक्तियों की संख्या से है। विगत 80 वर्षों से इस दर में महत्वपूर्ण कमी हुई है, जो घटकर 1/5 रह गई है। अब ऊंची जन्म दर। जन्म दर से आशय 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों के जन्म से है। 2001 की जनगणना के अनुसार दर 25.8 है, जो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ऊंची है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो 15 है, अमेरिका में भी 15 है, इंग्लैंड में 13 है एवं जर्मनी में 10 हो जाती है। भारत में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के प्रमुख कारण जन्म दर का अधिक होना हो जाता है। बाल विवाह। तो बाल विवाह भारतीय समाज में विवाह को एक अनिवार्यकृत माना जाता है। देश के अधिकांश निर्धन एवं अशिक्षित परिवारों में बाल विवाह का दूषित रिवाज अब भी पाया जाता है, जिसके कारण लड़के लड़कियां अल्पायु में ही संतान को जन्म देना प्रारंभ कर देते हैं और लंबी अवधि तक जारी रहता है। गर्म जलवायु। भारत में गर्म और शुष्क जलवायु का कारण लड़के और लड़कियों की शीघ्र ही परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तथा उनका विवाह भी शीघ्र ही हो जाता है। इसलिए कम उम्र में ही विवाह हो जाने के कारण वे अल्पायु में ही बच्चों को जन्म देने लगते हैं। इससे जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। धार्मिक कारण। भारतीय समाज में धार्मिक तथा सामाजिक कारणों से संतान उत्पन्न करने की तीव्र लालसा होती है। अधिक संतान उत्पन्न होने को भारतीय लोग भगवान की देन मानते हैं, जो केवल अंधविश्वास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। साथ ही भारत के लोग संतान पैदा करने के संबंध में विवेक से काम नहीं लेते, क्योंकि वे भाग्यवादिता एवं निराशावादिता का दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। निम्न जीवन स्तर। अधिकांश भारतवासी अशिक्षित एवं निर्धन होने के कारण निम्न जीवन स्तर व्यतीत करते हैं। अशिक्षा, निर्धनता एवं मनोरंजन के साधनों का अभाव सभी सामूहिक रूप से उच्च जन्म दर के कारण है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर प्रकाश डालें। केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए 2 की सरकार ने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर बहस के दौरान वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा ने कहा कि फिलहाल गेहूं और चावल के कुल उत्पादन का 10% खाद्यान्न के संकट का सामना करने के लिए तथा पोषक की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक भंडार के तौर पर रखा जाता है। भारतीय खाद्य निगम पर प्रकाश डालें। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 ईस्वी में कब? तो 1964 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन नीति के संचालन के लिए, समस्त देश में सार्वजनिक खाद्य वितरण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा परिचालन सुनिश्चित करने तथा बाजार स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय कीमत पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। भूमंडलीकरण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भूमंडलीकरण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक समानता को दूर करते हुए विकासशील देशों को विकसित देश बनाना, विकास हेतु नवीन साझेदारियां बनाना, सरकारी नियंत्रण की सीमितता, उदारीकरण, संतुलित विकास करना, गरीबी उन्मूलन, निजीकरण, विश्व बंधुत्व की भावना हो जाता है। भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को समझाएं। भूमंडलीकरण के अन्य देशों से पूंजी, नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनों का आगमन होता है। उदाहरण के लिए भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित देशों में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों और दूरसंचार यंत्रों के प्रयोग करता है। लगभग 15 वर्ष पहले यह अकल्पनीय था। भारत के कुछ संस्थानों के इंजीनियर स्नातकों की अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बहुत मांग है। कई देशों में सरकारों के पास प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व होता है और वे पूरी दक्षता से जनहित में उसका उपयोग करती हैं और लोगों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। भूमंडलीकरण सरकारों को संसाधनों का निजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे लाभ कमाने की दृष्टि से संसाधनों का शोषण होता है और कुछ लोगों के हाथों में पैसा इकट्ठा हो जाता है। निजीकरण उन लोगों को भी वंचित रखता है जो इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए खर्च करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इस तरह से हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, शांति प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय कुल की क्या भूमिका है, समझाइए। भारत ने अधिकतर सभी देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। भारत स्वयं राष्ट्रीय कुल का सदस्य है। राष्ट्रीय कुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी स्वतंत्र एवं समान हैं, अपनी आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और मित्रता के भाव से काम करते हैं और वे अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। खनन का क्या अर्थ है? भारत में खनन व्यवसाय की विशेषता बताएं। ये आपका क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन है। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गई है कि प्रति वर्ष उनकी आवश्यकता करोड़ों टन की होती है। इस खपत की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी खानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव हुआ। फलस्वरूप खनिक कर्म में विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया। संसार के अनेक देशों में, जिसमें भारत भी एक है, खनिकर्म बहुत प्राचीन समय से ही प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसलिए छोटी छोटी खान ही पर्याप्त थी। उस समय ये खानें 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं जाती थी। जहां पानी निकल आया करता था वहां नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। उस समय आधुनिक ढंग से पंप आदि यंत्र नहीं थे। टिप्पणी लिखिए पंचशील के सिद्धांत। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आज की सीरीज का, और यहाँ पर आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं पवन सीरीज के। अब जो आपका वीडियो आएगा उसमें आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, यानी कि जो आपके पिछले पेपर आए हुए हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे, प्लस आपकी राजन सीरीज को कंप्लीट कराया जाएगा। सो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को
लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिप्पणी लिखिए पंचशील के सिद्धांत। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर शांति को महत्व देते थे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए भी विरुद्ध थे। उसके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार पर है। ये सिद्धांत निम्न प्रकार है: एक राज्य यानी एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उनकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए। तो इस तरह से आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।